हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि 18 और 20 जनवरी को सीजीएल मेंस का पेपर हुआ था। आज हम लोग इस वीडियो में 18 जनवरी के फुल 30 मैथ के क्वेश्चंस का स्मार्ट सॉल्यूशन को इस वीडियो में देखेंगे। लेकिन उससे पहले 76वें रिपब्लिक डे की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, बहुत से स्टूडेंट्स का कहना था कि 18 जनवरी का पेपर थोड़ा टफ था, मॉडरेट टू टफ था, और 20 जनवरी का पेपर थोड़ा ईजियर साइड है। बट ऐसा नहीं है, दोनों पेपर बैलेंस्ड है। तो हम लोग दोनों पेपर का सोल्यूशन देखेंगे और इसका स्मार्ट अप्रोच भी देखेंगे कि कैसे ये क्वेश्चन को आप तेजी से एग्जाम टाइम में कर सकते थे। आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा जिसे लोग बहुत ही लेंदी मान रहे थे, बट आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा जो कि लोग इसे बहुत ही लेंदी मान रहे थे कि ये बहुत ही लेंदी सॉल्यूशन होगा, बट ऐसा नहीं है। अगर आप जरा ऑप्शन पे गौर करोगे तो ऑप्शन बहुत ही ज़्यादा दूर दूर पे है। आप देखोगे यहाँ 16,000, 12,000, 11,000 और 13,000, ये काफ़ी दूर है और इसमें से हम लोग अप्रॉक्सीमेशन लगा के इस क्वेश्चन को तेज़ी से हल कर सकते हैं। यहाँ पर जनसंख्या बढ़ता है 16 से 18 तक 6% के दर से और बढ़ के हो जाता है 50,000, और आगे 3 वर्ष तक यही प्रवृत्ति जारी रहती है। और ये जो जनसंख्या है 2016 की जनसंख्या है और 2020 है बी। 2016 से 18 के बीच 6% का वृद्धि हो रहा है। तो आप यहाँ पे 6% और 6% का अगर सक्सेसिव निकालते हो तो हो जाता है कितना, 12.36। अगर हम लोग इसका अप्रॉक्स वैल्यू ले लेते हैं तो ये हो जाता है 12.5, और 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा 1/8। मीन्स अगर हम लोग 2016, 2018 और 2020 अगर इस तरह से इसका डिस्ट्रीब्यूशन ले ले तो यहाँ 2016 से 18 के बीच हो जाएगा 8 से 9। 2016 से 20 के बीच हो जाता है 4 साल। तो 2 साल में अगर 8 से 9 होता है तो 4 साल में हो जाएगा 64 से 81। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि अगर इसको हम लोग इक्वेट कर ले तो ये हो जाता है 64, ये हो जाएगा 72, तो ये हो जाएगा 72। अब देखेंगे कि 2016 में 64 था, 2018 में 72 और 2020 में 81। और हमको यहाँ निकालना है बी और ए। अब 2016 में इसका जनसंख्या ए माना गया है और 2020 में बी, तो बी माइनस ए चाहिए। मतलब कि 81 में से अगर हम लोग 64 को माइनस कर दें तो आ जाता है 17। मतलब कि हम लोगों को 17 यूनिट का वैल्यू चाहिए। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ये जो 50,000 जनसंख्या दिया हुआ है वो है 2018 का, मीन्स ये 72 का वैल्यू है। तो 72 का वैल्यू अगर 50,000 है तो इसे अगर हम लोग सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 9, 8 से काटते हैं इसको तो 8 से 48 बचा 2, 8 दूना 16, 8 बचा 40, तो ये 6250 होगा। एक का वैल्यू हो जाएगा 6250 और बटा 9। और साथ ही साथ हम लोग को वैल्यू इसका निकालना, जब एक का वैल्यू 6250 बटा 9 है और इसको हम लोग 17 से इंटू करेंगे सिंपली, तो इसे 17 से अगर इंटू हम लोग कर दें, इस 17 को अगर हम लोग अप्रॉक्सीमेट वैल्यू अगर हम लोग 18 सपोज कर ले, अगर ये 18 सपोज कर ले तो ये 9 से कट जाएगा 2 बार में। आप यहाँ पे देख पा रहे होगे कि ये हो जाएगा 6 दूना 12 और 12,500 के आसपास आता है। लेकिन ये हम लोग जब वैल्यू बढ़ा के यहाँ पे सपोज किए थे तो जो हम लोग का आंसर होना चाहिए वो 12,000 से लेस होना चाहिए। 12,500 से तो लेस ही हो जाएगा। जरा ऑप्शन पे गौर करोगे तो यहाँ पे 12,850 है, 12,500 से भी हम लोग का कम वैल्यू होना चाहिए, तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। और 13,000 और ये 16,000 का आंसर तो हो ही नहीं सकता, तो हम लोग का ऑप्शन हो सकता है ऑप्शन बी। तो चूंकि हम लोगों के पास ऑप्शन बहुत दूर दूर था तो इस क्वेश्चन को हम लोगों ने आसानी से हल कर दिया अप्रोक्सीमेशन के सहारे। चलिए बढ़ते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे। आपके सामने यहाँ पे दिख रहा होगा जेड स्क्वायर। तो आप यहाँ देखो कि जेड स्क्वायर कहाँ से आने का उम्मीद है। तो ये अगर हम लोग जेड स्क्वायर का उम्मीद देखें तो ये हो जाता है 25 जेड स्क्वायर, और यहाँ से आ जाएगा क्या 144 जेड स्क्वायर। यहाँ पे हम लोग देखेंगे माइनस 144 जेड स्क्वायर है, तो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गया ना, और ये दोनों कैंसिल आउट हो गया। अब जेड स्क्वायर आने का चांसेस है सिर्फ यही, अब इसके अलावा कहीं से जेड स्क्वायर तो आना नहीं है। तो हम लोगों का जो आंसर हो जाएगा जिसमें से जेड स्क्वायर भी हो और वो 25 के साथ इंटू हो, हमारा ये ऑप्शन ऐसा है जिसमें से जेड स्क्वायर भी है और साथ ही साथ ये 25 के साथ इंटू भी है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आप इसे एक वेरिएबल को 0 करके भी आसानी से कर सकते हो। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। 75 का 60% और 25 के 1/5 से कितना अधिक है। ये क्वेश्चन कितना ही ज़्यादा ईजी है। 75 का अगर हम लोग 60% करते हैं, 75 का 60 मतलब कि 3/5, तो 5 से कट जाएगा 15, तो ये हो जाएगा 45। और कितना अधिक है तो माइनस कर लेते हैं, 25 का 1/5 करेंगे तो 5 = 40। तो इतना इजी क्वेश्चन मेंस में पूछने लायक तो नहीं है, ये तो प्री के लायक भी नहीं है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए रानी आर कर लेते हैं, अद्या ए। ये हो जाएगा 12 और ये करती है 16 दिन में, तो दोनों का एलसीएम हो जाता है 48 और ये हो जाएगा 12 चौक 48, 16 3 48, इसका एफिशिएंसी आ गया। अब वे बारी बारी से काम करते हैं। रानी पहले दिन काम करना शुरू करती है। चलिए रानी अगर पहले दिन काम करती है और दूसरे दिन अद्या करती है
तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि 2 दिन तो मेरा काम हो गया, 2 डेज यहाँ पे काम होता है, और काम कितना हो जाता है 4 और 3 7 यूनिट मेरा काम खत्म हो गया। हम लोगों को पहुँचना है 48 तक। आप इधर 6 से इंटू करोगे, इधर भी 6 से इंटू करोगे, तो ये हो जाता है 12 डेज, और ये हो जाता है काम मेरा खत्म हो जाता है 42। अब जो नेक्स्ट साइकिल होगा वो रानी का होगा, तो रानी का तो एफिशिएंसी 4 है, तो ये 4 काम कर देगी, 1 डे और समय लेगी, ये हो जाता है 13 डेज। और यहाँ पे काम खत्म हो जाता है 46। अब आपके पास बचा हुआ है केवल 2 यूनिट काम, और इस 2 यूनिट को काम करने के लिए आती है अद्या, जिसके लिए वो समय लेगी ओनली 2/3। तो आपका जो आंसर होगा वो 13.2/3 इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ देखिए कितना ही इजी क्वेश्चन दिया हुआ है। धनराशि 3 मित्रों के बीच बांटना है 5, 3 और 4 के अनुपात में, और पी को आर से 1500 रुपये अधिक मिलता है। आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि पी को आर से कितना यूनिट अधिक मिल गया है, 1 यूनिट। 1 यूनिट का मतलब अगर 1500 दिया हुआ है तो 3 यूनिट का मतलब क्या हो जाएगा 4500। ये तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। आपके सामने एक ग्रुप डाटा दिया हुआ है। ग्रुप डाटा वाला क्वेश्चन के लिए मीडियन निकालने का एक फॉर्मूला होता है जो आपको पता होगा। m इज इक्वल टू L लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास प्लस n/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास इनटू क्लास साइज। सबसे पहले हम लोग इसका CF निकाल लेते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये हो जाएगा 3, 3 और 5 8, 8 4 12, 12 2 14, 14 और 7 21, 21 और 6 27, और 27 5 32। आप यहाँ पे देखोगे कि ये जो लास्ट वाला नंबर होता है इसको हम लोग n से पुश करते हैं, तो यहाँ पे n/2 लेते हैं, तो ये हो जाता है 16। तो चलिए n/2 का तो वैल्यू फिक्स हो गया। और हम लोग सबसे पहले यहाँ पे मीडियन क्लास देखते हैं। मीडियन क्लास कौन सा नंबर होता है, जो n/2 से जस्ट बड़ा नंबर होता है। n/2 से जस्ट बड़ा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सा दिख रहा है हम लोगों को यहाँ पे फ्रेंड्स, ये 21। तो 21 यही हो जाएगा हमारा मीडियन क्लास, और इसी के फ्रीक्वेंसी को हम लोग यूज करने वाले हैं f के प्लेस पे। तो यहाँ पे हमारे सारे डाटा क्लियर हो गए। यहाँ पे f ये है, और इसका जो लोअर लिमिट होता है ये 20 हो जाता है L, और इसके जस्ट पहले का जो CF होता है उसे हम लोग CF के रूप में इसका यूज करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग उसको इस फॉर्मूला में पुट कर लेते हैं। L हो जाएगा मीडियन क्लास इसका 20, प्लस n/2 हो जाएगा 16, माइनस CF हो जाएगा इसके जस्ट पहले का नंबर हो जाता है ये 14, और बाय फ्रीक्वेंसी हो जाएगा इस मीडियन क्लास का फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 7, और इनटू क्लास साइज यहाँ 20 से 25 है, तो ये हो जाएगा 5। अब यहाँ पे देखोगे कि 20 है, और यहाँ प्लस, और यहाँ पे 2/7, 2 मतलब हो गया ये 10/7। तो आप देखोगे कि 1 पॉइंट समथिंग ही आंसर आएगा। तो ये टोटल अगर हम लोग ऐड भी करेंगे तो 21 पॉइंट समथिंग होगा। और हमारा जो ऑप्शन बन रहा है ऑप्शन नंबर बी, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, क्योंकि 21 पॉइंट समथिंग यही वाला ऑप्शन है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 12 सेंटीमीटर व्यास और 5 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन निकालना है, और वो भी हमको निकालना है पूर्णांक में निकालना है, दशमलव के 2 स्थानों तक पूर्णांक में। चलिए इसका हम लोग फॉर्मूला लिख लेते हैं 1/3 इंटू, अगर 22/7 देखिए यहाँ पर तो यूज करने के लिए बोल रहा है 22/7, बट क्या हम लोग इसे यूज करेंगे? नहीं, हम लोगों को यहाँ तो आंसर तो पॉइंट में ही देना है। तो पॉइंट में देना है तो फिर से हम लोग 22/7 लेके फिर से हम लोग डिवाइड क्यों करें, सीधा इसका हम लोग लेते हैं 3.14 इंटू व्यास अगर 12 है तो ये 6 हो जाएगा इसका रेडियस, और रेडियस का स्क्वायर हो जाएगा 36 इंटू एच का हो गया 5। 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 12, 12 25 60, और 60 को 3 से गुना करेंगे तो 180 ऐसे दिख रहा है, और 60 को 0.41 से करेंगे तो 8.4 के अप्रॉक्स आएगा, एंड 188.4 समथिंग आंसर होगा अपना ऑप्शन नंबर ए। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विपरीत दिशा से आ रहे हैं और 2200 मीटर बीच की दूरी है 2200, और विपरीत दिशा है तो दोनों का स्पीड ऐड हो जाएगा, 20 16 हो जाता है 36, और अगर इसको हम लोग 5/18 से करेंगे मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, तो 18 दूना 36, और ये हो गया 10, 10 से ये आउट हो जाएगा 220, मीन्स 3 मिनट 40 सेकेंड। तो आप देख पा रहे हो कि ऐसे क्वेश्चंस को कितनी आसानी से किया जा सकता है। तो मुझे तो इसमें बहुत ज़्यादा लेंदी कोई क्वेश्चन तो लगा नहीं। फर्स्ट क्वेश्चन तो थोड़ा लेंदी लग रहा था, बट ऑप्शन ज़्यादा दूर होने की वजह से वो क्वेश्चन को आसानी से भी किया जा सकता था। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। इतना इजी क्वेश्चन ये मेंस के लायक तो नहीं है। चलिए इसको हम लोग करते हैं
ये 64 हो गया, 0 का स्क्वायर भी दे रहा है। आप सोचिए कि 0 का स्क्वायर देने का क्या इसमें कोई मतलब रहा होगा। प्लस अब यहाँ पे 22/2 11 हो गया, 11 का स्क्वायर हो जाएगा 121, अब -8, अब प्लस 7 6 42 हो गया। इसको अगर हम लोग ऐड करते हैं, इन दोनों को ऐड करते हैं तो 163 हो जाता है। 163 में हम लोग 64 को भी जोड़ देते हैं तो ये 7 और ये 12 और ये 227 में से भी अगर 8 घटा देंगे हम लोग तो जाहिर सी बात है 219 आंसर आना है, एंड ए इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। ऐसे क्वेश्चन को फ्रेंड्स आप यहाँ पे वैल्यू पुटिंग से भी आसानी से कर सकते हो। आप सोचिए कि ये क्या √3 इंटू 1/√3 पे सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। यहाँ पे ये 60 पे सेटिस्फाई हो रहा है और ये 30 पे सेटिस्फाई हो रहा है। तो मतलब दो चीज़ों को जोड़ के अगर 60 आया, दो चीज़ों को घटा के अगर 30 आता है तो वो क्या 45 और 15 पे सेटिस्फाई नहीं हो रहा होगा। तो मीन्स कहने का ये है कि x के प्लेस पे मेरा हो जाता है 45 एंड y के प्लेस पे हो जाता है 15। तो 10x का वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है तो 1045 का वैल्यू हो जाता है 1। 1045 का वैल्यू हो गया 1, तो 1 इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 14 फरवरी 2023 से 28 अप्रैल 2023 की अवधि, इन दोनों के बीच का गैप निकाले तो ये हो जाता है 73 दिन, बट उनकी जरूरत ही नहीं है। आप यहाँ पे गौर से देखो कि आपको तो SI = PRT 100 तो लगाना ही है। तो आप यहाँ सोचो कि इधर यहाँ पे अगर परसेंटेज में 6.5 दिया है मतलब कि 13 का मल्टीपल तो होगा, और 13 का मल्टीपल एक ही आंसर है, सी इज द राइट आंसर। तो इससे ज़्यादा आपको कुछ करना भी नहीं था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात अगर 121 225 है तो इसके संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा। इससे इजी क्वेश्चन क्या ही हो सकता है इस पूरे पेपर में। तो ये तो हो गया सिंपल, इसका रूट और इसका रूट हो गया 15, तो 11 15 इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स ये भी एक इजी क्वेश्चन है। आप इसका डायरेक्ट शॉर्टकट होता है x² + y² = 2a² + b²। यहाँ पे ए बी क्या होगा, 8 के प्लेस पे ए होगा, ये √5 के प्लेस पे बी होगा। यहाँ पर भी ए है एंड बी है, तो डायरेक्टली इसका आंसर हो सकता था 2, ए का स्क्वायर हो जाएगा 64 एंड प्लस ये हो जाएगा 5। आप यहाँ पे देखोगे कि 2 एंड 69, 69 टू हो जाएगा 138, तो डी इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। 91 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। इसके लिए तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है n+1, मतलब 91 एंड +1, इसका हो गया यहाँ पे एवरेज 92, डी इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। माना कि दो खिलाड़ी जो दो लक्ष्य को भेजने के लिए खेल खेल रहे हैं, ए और बी द्वारा लक्ष्य को भेजने की संभावनाएं हैं। ए का संभावना है 2/3 और बी का संभावना है 3/4। मीन्स कि ए जो है वो 2/3 को हिट कर सकता है लेकिन 1/3 को हिट नहीं कर सकता है, और बी की जो पॉसिबिलिटी है वो 3/4 को ये हिट कर सकता है, तो 1/4 हिस्सा को ये हिट नहीं कर पाएगा। और यहाँ पे हम लोग को जो प्रायिकता निकालना है वो ठीक एक ने लक्ष्य प्रहार किया है, ठीक एक ने हिट किया। अगर ए ने हिट किया तो बी हिट नहीं करेगा, प्लस और अगर ए ने हिट नहीं किया तो बी हिट करेगा। तो सिंपली यहाँ पे 2/3 इंटू बी हिट नहीं करेगा वो कितना है 1/4 पॉसिबिलिटी है, प्लस ए नहीं करेगा वो उसका पॉसिबिलिटी है 1/3 इंटू और बी जो हिट करेगा उसका पॉसिबिलिटी है 3/4। सिंपली आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि नीचे में 3 और 4 को 12 होता है, या 3 4 12 होता है, मतलब कि डिनोमिनेटर में तो 12 तो आना ही है और ऊपर सिंपली ऐड हो जाएगा 3 और 2 5, तो डी इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यूजिंग एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला फ्रेंड्स आपको पता होगा कि mod = 3 इंटू मीडियन -2 इंटू मीन। अगर आपको ये मीन मोड के फॉर्मूले को याद रखने में अगर प्रॉब्लम होता है तब मैं आपको एक तरीका बता सकता हूं जिससे आप इसे याद रखने में आपको ये हेल्पफुल होगा। आप यहाँ पे देखो कि मॉड आपको तो ध्यान रखना होगा कि मॉड का वैल्यू जो होता है वो होता है एम्पिरिकल फार्मूला के अकॉर्डिंग कि मीडियन में आप देखोगे कि यहाँ पे 6 लेटर है AN, तो 6 लेटर है, उसका हाफ यहाँ पे 3 है। आप यहाँ पे ज़्यादा गड़बड़ यही हो सकती है ना कि कहाँ पे प्लस था कहाँ पे माइनस था और किसके साथ 3 इंटू है किसके साथ 2 इंटू है। आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये भूलने के चांसेस रहते हैं। तो मीडियन में यहाँ पे 6 लेटर है तो उसका हाफ हो जाएगा 3, इसके साथ इंटू में है, और मीन में होता है 4 लेटर, तो 4 लेटर है तो इसका भी हाफ हो जाएगा 2, तो इसके साथ इंटू में है। फर्स्ट जो पहले जो आएगा वो ग्रेटर नंबर आएगा, आपके सामने ये ग्रेटर नंबर दिख रहा है, उसके बाद ही माइनस के साथ लेसर नंबर है 2 मीन,
तो आप ऐसे याद रख सकते हो, ये बस याद रखने के लिए बस एक छोटा सा ट्रिक है। चलिए हम लोग करते हैं इस क्वेश्चन को। तो फॉर्मूला का यूज करके हम लोग उसको करना है, और सबसे पहले हमको यहाँ पे मीन और मीडियन का वैल्यू चाहिए, तभी हम लोग इसका मॉड निकाल पाएंगे। तो मीन निकालने के लिए सिंपली हम लोग इसका एवरेज निकालेंगे। तो एवरेज निकालेंगे तो सबसे पहले हम इसको डेविएशन लगा लेते हैं, डेविएशन से क्वेश्चन थोड़ा और ईजी हो जाएगा। आप अगर डेविएशन लगाते हो ना, तो इन्हीं में से किसी नंबर को सपोज करते हो और उसे हम लोग अपना मीन मानते हैं। आने का तरीका थोड़ा अलग है कि आप देखो कि सबसे लेसर नंबर कौन सा है, तो 16 है। सबसे ग्रेटर नंबर कौन सा है, यहाँ पे 28 है। सिंपली अगर हम दोनों का ही एवरेज निकालते हैं तो हो जाता है 44/2 मीन्स 22। अगर हम लोग 22 को ही अपना मीन समझ ले तो इससे डेविएशन बहुत ही कम आएगा और आपका कैलकुलेशन बहुत ही ईजी हो जाएगा। आप इसे ट्राई करके देखना, आपकी कैलकुलेशन बहुत ही ईजी होगी। तो यहाँ पे देखेंगे कि 17 से कितना डेविएट है, तो ये हो जाता है -5, ये हो जाता है -2, ये -1, ये -4, ये +3, ये +6, ये +2, ये तो कोई भी डेविएशन नहीं है, 0। यहाँ पे डेविएशन होता है -6, यहाँ पे +2, यहाँ पे डेविएशन होता है +3 एंड यहाँ पे +2। आप देखेंगे यहाँ पे कि डेविएशन की नेट डेविएशन कितना बचता है। आप यहाँ देखेंगे कि -2 -1, ये 3 से कैंसिल आउट हो गया, -6 और +6 कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से -4 +2 एंड +2 4, ये आउट हो गया। अब मेरे पास बचता है ये 3 और 2 5 और ये -5 आउट हो गया। मतलब हम लोग का नेट डेविएशन 0 हो गया, मतलब ये हमारा मीन हो गया। अब यहाँ पे सिंपली हम लोग 2 × 22 करेंगे तो ये हो जाएगा 44। सबसे पहले हम लोग डाटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में उसको अरेंज करते हैं, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि कितना नंबर है। तो 2 4 6 8 10 और 2 12, तो यहाँ 12 नंबर है, मतलब कि हमारा जो मीडियन होगा वो 6th नंबर प्लस 7th नंबर एंड बाई 2 होगा। तो 6th नंबर हम लोग सिंपली यहाँ पे ढूंढ लेते हैं एंड 7th नंबर उसको ढूंढ के बाई 2 कर लेंगे। और अगर हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में अगर अरेंज करें तो ये 16, 16 के बाद 17, 17 के बाद 18, 18 के बाद 20 और 20 के बाद 21, यहाँ पे 5 नंबर खत्म हो जाता है तो हो जाता है उसके बाद 22। तो 6th नंबर हमारा 22 होता है, प्लस इसके जस्ट बाद का नंबर होता है 24, तो यहाँ हो जाएगा 24 एंड बाई 2, ये हो जाता है 22 एंड 24 हो जाता है 46 बाई 2, मीन्स कि ये हो जाएगा 23। तो यहाँ 3 से गुना हो जाएगा 23 माइनस यहाँ हो जाता है 69 - 44 = 25। देन बी इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अनिल और बीना दोस्त है और उसकी उम्र के बीच में 5 साल का अंतर है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं, ये अनिल हो गया, ये बीना है, फ्रेंड्स है और 5 साल का अंतर है। हमको ये नहीं पता है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, बट आगे के सेंटेंस पे आप देखोगे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि बीना अनिल से बड़ी है। तो सिंपली इसका हम लोग x सपोज कर लेते हैं। अगर इसका एज x है तो ये हो जाएगा x + 5। और अनिल के पिता दिनेश, तो यहाँ पे एक और कैरेक्टर है दिनेश, तो यहाँ पे हम लोग दिनेश को सपोज कर लेते हैं। अब उससे ये 3 गुना है, तो अगर अनिल x है तो दिनेश हो जाएगा 3x। अब बीना की उसकी बहन चारू से एक और कैरेक्टर यहाँ पे है चारू, तो चारू को भी सपोज कर लेते हैं जो कि दुगनी है। अगर चारू बीना अगर दुगनी है चारू से तो चारू बीना से आधी होगी, तो इसका जो एज होगा वो x + 5 एंड बाय 2। दिनेश और चारू के उम्र में 45 साल का अंतर है, तो इन दोनों के बीच के जो 45 साल का अंतर होगा तो इस जगह 3 दूना 6 में 1 चला जाएगा, तो हो जाएगा 5x - 5 डिवाइडेड बाई 2 = 45 का डिफरेंस है, तो 45। अगर इसको हम लोग सिंप्लीफाई करें तो 2 से हो जाएगा 45, तो 90, इधर 5 हो जाएगा 95, 95 बाई 5 हो जाएगा x = 19। यहाँ पे पूछा है दिनेश और चारू के वर्तमान आयु का योग, तो इसका अगर 19 होता है तो इसका एज हो जाएगा 57, और यहाँ अगर 19 पुट करते हैं चारू के एज के लिए तो 19 और 5 24, और 24 में बाई 2 करेंगे तो 12, और 12 को हम लोग जोड़ देते हैं तो हो जाता है 69। तो बी इज द राइट आंसर, 69 ईयर्स। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक खिलौना एक शंकु के आकार का है जो अर्धगोले पर रखा हुआ है। ये एक अर्धगोला है, हेमिस्फीयर है, और इसके ऊपर शंक्वाकार बर्तन। त्रिज्या इसका अगर 36 है तो आप फ्रेंड्स अगर त्रिज्या 36 है और इसका अगर कुल सतह का क्षेत्रफल चाहिए होगा तो कुल सतह तो πr_l और प्लस और इसका हो जाएगा 2πr²।
तो आप देखोगे कि इन दोनों में से तो आर कॉमन तो आना ही है और पाई तो कॉमन आएगा ही आएगा। आप देखोगे यहाँ के ऑप्शन में सारे में पाई है। तो ऐसे क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से हम डिजिटल सम लगा के आसानी से कर सकते थे इस क्वेश्चन को। तो अगर आर दिख रहा है ना, तो आर दिख रहा है तो यहाँ पे दिख रहा है आर 36, और 36 मीन्स की डिजिटल सम 9 तो होगा ही। तो आप यहाँ पे देखो कि 9 डिजिटल सम हम लोग चेक कर लेते हैं। अगर डिजिटल सम फेल होगा तो फिर हम इसको आगे देखेंगे कि कौन सा तरीका लगाएंगे। तो यहाँ पे 6 5 11 12 13 मतलब कि डिजिटल सम 4, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। यहाँ 5 और 9 आउट करेंगे, 2 हो गया, यहाँ तो डिजिटल सम 9 नहीं हुआ। 9 9 18 ये तो आउट हो गया, और 7 5 12 मतलब कि 3 हो गया डिजिटल सम, ये भी आउट हो गया। यहाँ देखते हैं 8 8 16, 16 और 5 21 और 6 27, 27 में डिजिटल सम हो जाता है 9। तो यही इसका राइट आंसर हो सकता है। तो डी इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। गणतंत्र दिवस के अवसर पर जो है एक ग्राहक को दिया जाता है 26% का छूट, और इतना की वस्तुएं खरीदता है तो योजना में कितने प्रतिशत का छूट मिला। तो आप समझ ही सकते हो कि जितना छूट दिया जाता है उतना ही का हम लोगों को फायदा होता है। तो 26% यहाँ दिख रहा है, इस पैसे में से 26% का अगर छूट निकालना है तो ये 13 का मल्टीपल तो होगा ही। मीन्स कि जो आंसर होने वाला है वो 13 का मल्टीपल होगा। तो 13 से अगर इसको हम लोग काटते हैं 13 चौक 52, तो ये तो 13 से नहीं कटेगा। 13 ये भी 13 से नहीं कटेगा। 13 चौक 52 और बच गया 24, ये भी 13 से नहीं कटेगा। इसको देख सकते हैं 13 चौक 52 बचेगा 1, 13 एकम 13। तो ये 13 से कटने वाला संख्या है, तो डी इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। ओ केंद्र वाला एक वृत्त में अंकित है और ए बी 21 है, ये 20 और ये 29 है। तो आप देख पा रहे हो कि 20 21 29 से एक पाइथागोरन ट्रिपलेट बनाता है, और इसमें से हाइपोटेन्यूज हो जाता है 29 और 29, और यहाँ पे हम लोग को निकालना है सरकम रेडियस, और सरकम रेडियस हाइपोटेन्यूज का हाफ होता है। हाइपोटेन्यूज का हाफ होता है सरकम रेडियस, मतलब 29 का हाफ हो जाएगा 14.5। देन फर्स्ट इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक त्रिभुज एच जे के में, तो सबसे पहले मैं एक ट्राइंगल ले लेता हूँ। मैंने एक ट्राइंगल ले लिया, हम लोग पहले इसका नाम लिख देते हैं। ये हो गया एच जे एंड के, और जी एच जे पर एक बिंदु है। एच जे पे कोई पॉइंट सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पे जी है। इस प्रकार है कि एच जी इक्वल हो जाएगा जी के। जी के है तो सबसे पहले जी के को भी मिलाना होगा। जी के को मिला लेते हैं, इसको यहाँ से इसको हम लोग ऐसे मिला लें। चलिए अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन को। एच जी इक्वल टू जी के इज इक्वल टू जे के। अगर इस ट्राइंगल में हम लोग देखें तो इस वाले ट्राइंगल के सामने ये वाला एंगल इक्वल होगा, इस वाले साइड के सामने ये एंगल इक्वल होगा। ये दोनों इक्वल है। अगर हम लोग छोटे वाले ट्राइंगल जी जे के में देखें, इस वाले भुजा के सामने का एंगल ये इक्वल होगा इस वाले भुजा के सामने का एंगल का। चलिए हम लोग कहीं से भी स्टार्ट कर लें। यहाँ से अगर हम लोग थीटा सपोज कर लें तो ये भी थीटा ही होगा। तो अगर ये एक्सटीरियर एंगल से यहाँ देखें तो ये हो जाता है 2 थीटा। अगर ये 2 थीटा है तो ये भी 2 थीटा होगा। तो और यहाँ पे हम लोग शुरू में ही देख सकते हैं कि एच जे इज इक्वल टू एच के है। ये एच जे और एच के इक्वल है, मतलब ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा तो इस वाले दोनों साइड के ऑपोजिट एंगल तो इक्वल होगा। अगर ये 2 थीटा है तो ये भी एंगल कंप्लीट थीटा भी होना चाहिए 2 थीटा। तो 2 थीटा होना चाहिए, तो यहाँ पे थीटा है, यहाँ पे थीटा है, तो ये भी होना चाहिए थीटा। अब अगर हम लोग छोटे ट्राइंगल जे जी के में देखें तो ये हो जाता है 5 थीटा। 5 थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री, एंड थीटा इज इक्वल टू 36 डिग्री। और अब इसमें से पूछा क्या गया है वो देखते हैं फ्रेंड्स। एंगल एच जी के मीन्स ये वाला एंगल, एंड जी के जी एंड जी के जे। तो जी के जे ये ट्राइंगल, ये एंगल, ये दोनों एंगल का सम के 2/3। तो ठीक है, ये दोनों सम, अगर ये थीटा है ये 2 थीटा है तो ये 3 थीटा तो होगा ही। तो ये दोनों का सम कितना हो गया 4 थीटा। 4 थीटा तो निकालना ही है, इनटू इसका 2/3 भी करना है। इसका 2/3 करेंगे तो 2/3। अब 4 इंटू थीटा का वैल्यू कितना है 36 इंटू 23। 3 से इसको काट देते हैं 12 बार में, 12 दूना 24, 24 चौक 96। देन बी इज द राइट आंसर, 96 इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स यहाँ पे ये क्यूब रूट है एंड 4th रूट है। तो आप देखोगे कि 68 ये यहाँ पे ऐसे नहीं है, और यहाँ पे 6859, तो ये तो 19 का क्यूब रूट है, तो ये हो जाएगा 19 इंटू, और ये हो जाएगा 3/57। आप यहाँ देखेंगे कि 1296 जो होता है वो 6 का 4th रूट होता है। यहाँ पे 1296 का 4th रूट हो जाएगा 6 इंटू 42।
आप यहाँ देखेंगे कि 19×3 = 57 ऐसे कट गया और 6 से 42 एंड डी इज द राइट आंसर। ऐसे क्वेश्चन देखिए प्री के लाइक भी नहीं होता है, ये तो पता नहीं मेंस में कैसे आ जाता है ऐसे क्वेश्चन से, तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन तो बेहद ईजी है, आपके सामने दिख रहा होगा कि ABC समकोण त्रिभुज है जिसका कोण B समकोण है। तो एक अगर ट्राइंगल होता है और ट्राइंगल में एक कोण तो कंफर्म कर दिया है कि B इसका 90 डिग्री है, तो यहाँ पे जो रेस्ट एंगल बच रहा है A एंड C, ये दोनों मिलके अब 90 डिग्री बना रहा होगा। चलिए यहाँ तक तो बात सही है। अब हमको निकालना क्या है, साइन A cos C cos A, यहाँ पे फ्रेंड्स साइन C होगा, ये टाइपिंग एरर हो गया। तो साइन A cos C और cos A sin C, इसके लिए फॉर्मूला क्या बनता है, साइन A प्लस C। अब यहाँ पे देख पा रहे हो कि A प्लस C, यहाँ पे तो A प्लस C तो 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है, तो 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है मीन्स साइन 90, और साइन 90 मतलब होता है 1। और आपके सामने इसका दो आंसर है, आगे भी हम लोग देखेंगे, बट आगे हम लोग को चेक करने की क्या जरूरत है, जब हम लोग का फर्स्ट का आंसर 1 है और ऑप्शन नंबर बी में ही सिर्फ 1 है, बाद बाकी किसी में 1 नहीं है, देन बी इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। 3 व्यक्तियों की औसत आयु 56 है और आयु का अनुपात दिया हुआ है, तो सबका पहले अनुपात निकाल लेते हैं। 2 5 7, 7 5 12 और 2 14, 14/3 इसका हो गया औसत, और ये दिया हुआ है 56 के बराबर। 14 से काटते हैं, 14 × 56, 1 का मतलब हो गया 12। तो सबसे छोटे व्यक्ति का उम्र निकालना था 2 का, तो 2 का मतलब हो जाएगा 24। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। एक आदमी कुल मिलाकर 10 वस्तुएं 15 रुपये में खरीदता है। अब 15 रुपये में खरीदता है तो एक सामान का दाम तो 1.5 रुपया हो गया, और उससे 1.7 रुपये में बेच देता है, तो 1.7 में बेच दिया, क्या इसका लाभ प्रतिशत होगा। सिंपली आप देख पा रहे हो कि ये पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, 15 का सामान 17 में बेच रहा है, 2/15 गुना 100 निकालते हैं, 5 3 15, 5 दूना 10 मतलब 40/3, और ये हो जाएगा 13.33। देन बी इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई 63 है और इसे घुमावदार सतह का क्षेत्रफल इसके क्षेत्रफल का 5 गुना है। वो सब तो ठीक है, हम लोग सबसे पहले ये देखते हैं कि इसमें कहीं भी अप्रॉक्सीमेशन का यूज नहीं किया है, निकटतम मान के बारे में बात ही नहीं किया है, मतलब कि ये कंप्लीट वैल्यू है। अब कंप्लीट वैल्यू में हम लोग डिजिटल सम जैसे चीज़ को लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ देखते हैं कि अगर ये ऊंचाई है और इसका आयतन निकालना है, तो देखिए 1/3 और पाई का वैल्यू तो 22/7 हम लोग पुट करेंगे, वो तो सेकेंडरी चीज़ है। अब हम लोग सबसे पहले यहाँ देखते हैं कि R² है, R² जो भी आने वाला है वो तो आएगा ही आएगा, बट H के प्लेस पे यहाँ पे 63 होगा। 63 होगा तो 63 मीन्स कि ये 9 का मल्टीपल तो होना ही होना है। 9 का मल्टीपल अगर हम लोग चेक कर ले, अगर हमको डिजिटल सम से ये क्वेश्चन बन सकता है तो बड़ा ईजी हो सकता है। चलिए हम लोग एक बार डिजिटल सम को चेक कर लेते हैं कि क्या ये फंक्शन कर रहा है या नहीं कर रहा है। यहाँ 9 को हटाते हैं, 8 और 1 9, 5 2 7 और 1 8, क्या ये आंसर का भी हो सकता है, क्योंकि इसका डिजिटल सम तो 9 हुआ ही नहीं, तो ये तो आउट हो गया। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये 9 5 4 9 ये आउट हो गया, और 7 8 और 1 9, ये डिजिटल सम 9 है, तो होने का चांस है कि शायद ये आंसर भी हो जाए। थोड़ा सा हम लोग और भी आगे चेक कर लेते हैं। ये 5 4 9 आउट हो गया, 5 और 3 8 और 1 9 आउट हो गया, इसका 2 डिजिटल सम 2 हो गया, इसका आंसर तो ये हो ही नहीं सकता, ये आउट हो गया। इसको चेक कर लेते हैं एक बार। 6 और 3 9, 5 4 9, 2 1 3 1 4 4, ये डिजिटल सम तो 4 हो गया, ये तो आउट हो गया, मतलब कि हमारा आंसर क्या हो सकता है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। डिजिटल सम से ऐसे क्वेश्चन को हम लोग आसानी से कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। ये एकदम लल्लू सा क्वेश्चन है, आप देखेंगे यहाँ पे कि a का पावर 7 है, a का पावर 9 है, तो अगर ये ऊपर जाता है तो a का पावर क्या हो जाएगा -2, और हमारे पास जो ऑप्शन नंबर ए है इसी में सिर्फ a का पावर -2 है, और यही इसका आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो हो जाएगा 9 सेक और इंटू ये सेक, तो ये हो जाएगा चूंकि यहाँ पे साइन सेम है तो ये हो जाएगा 8 सेक थीटा इज इक्वल टू, अगर इसको इंटू करते हैं तो ये हो जाएगा -9 10 एंड 10 थीटा, और साइन अगर अपोजिट है तो ये दोनों ऐड हो जाएगा 10 और 10 थीटा। अब इसको हम लोग थोड़ा सॉल्व कर लें तो ये हो जाएगा 4, ये 5, और सेक का हो जाएगा 1/cos, और ये हो जाएगा साइन बाय कॉस, कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1/cos हो जाएगा, और ये साइन थीटा बाय कॉस थीटा, तो कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो साइन थीटा का जो वैल्यू होता है ना फ्रेंड्स, वो हो जाएगा 4/5। तो चलिए ये पी का वैल्यू है, ये एच का वैल्यू है, तो बी हो जाएगा हमारा ट्रिपलेट से 3। चलिए हम इसका वैल्यू पुट कर, साइन थीटा मीन्स 4/5 माइनस टेन थीटा मीन्स p/b, मतलब कि 4/3, और 4/3 का स्क्वायर भी करना है, तो ये हो जाएगा
16/9 डिवाइडेड बाय 4/5 और प्लस 16/9। तो यहाँ देखेंगे 9 चौक 36 और 36 आया 16 बच्चे 80। अब 36 में हम लोग 80 को घटा दें, 80 को ही घटा दें तो ये हो जाता है -44। अब -44 है, आपके सामने दिख रहा होगा एक ही ऑप्शन में जिसमें से ये 11 का मल्टीपल हो, और 11 तो 2 मल्टीपल दिख रहा होगा, यहाँ पे ए में भी है इसमें भी, बट यहाँ ऊपर में ही मेरा माइनस आ जाता है। तो आंसर क्या हो सकता है? ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि यहाँ पे -11 है, बाद बाकी जो होगा वो कट के तो आएगा ही। तो बी इज द राइट आंसर। बढ़ अगले क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन होता है ना, ये लोग इसे भी बहुत लेंदी मानते हैं, बट अगर आपको अच्छे से अगर इसको सॉल्व करना आता है ना तो बहुत ही तेजी से ये कर सकते हो। आप यहाँ पे देखोगे कि x - 2y + 2z = 16 है, x - y + z = 9 है। तो क्या यहाँ पे हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? x - y + z -y + z। ये इस फर्स्ट इक्वेशन को अगर मैं ऐसे लिख दूँ = 16, तो देखिए तो आप इतने दूर तक का वैल्यू तो यहाँ पे हम लोग का वैल्यू 9, यहाँ तक का वैल्यू का 9 है, तो y + z = 16। अब यहाँ पे -y + z = कितना हो गया? 7। तो ये अगर 7 आ जाता है, अगर हम इसका वैल्यू इसी में पुट कर दें तो ये हो जाता है यहाँ x, और ये +7 = 9, तो x = हो जाता है 2। अगर x का वैल्यू 2 हो जाता है तो इस इक्वेशन में हम लोग पुट कर देते तो ये हो जाएगा 4। तो ये हो जाएगा ये -3y - z अगर ये 4 होता है, अगर यहाँ पे 2 पुट करते हैं तो ये बन जाता है 4, और 4 इधर जाएगा तो हो जाएगा 5। अब हम लोग जो लास्ट इक्वेशन, जो एक छोटा सा इक्वेशन, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोगों को y का वैल्यू तो फाइंड हो ही सकता है। तो यहाँ पे हम लोग सिंपली -3y और -z = 5 पुट करेंगे, और सिंपली इसको हम लोग ऐड करेंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से -4y = हो गया 12, तो y = हो गया -3। तो हमारा ए इज द राइट आंसर। फ्रेंड्स, इस शिफ्ट का सबसे लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 4:5 है, बर्तन बी में अनुपात 2:1 है। x लीटर ए से निकालना है, बी से निकालना है y लीटर, और बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 5 हो जाता है। तो सिंपली इसको क्या करेंगे कि 4 निकालना है, हम लोग सब मिल्क वाला ही ले लेते हैं। तो ये 4 हो जाएगा 9 में से, और इसमें से हो जाएगा 2 3 में से, और यहाँ से 8 हो जाएगा 13 में से। अब हम लोग यहाँ पे सिंपली एलिगेशन लगा लेंगे, डिनोमिनेटर को हम लोग हटा लेंगे ताकि हम लोग का कैलकुलेशन थोड़ा ईजी हो जाए। तो 9, 3 और 13 का एलसीएम हो जाएगा 13, और 13 × 9। तो इससे अगर हम 13 × 9 रखते हैं तो 9 से तो कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा यहाँ पे 13। और अगर 13 × 9 यहाँ पे इंटू कर देते हैं तो ये 3 से ये 3 कट जाएगा, 13 × 39 यहाँ पे रह जाएगा, ये 3 आउट हो जाएगा। और अगर हम यहाँ पे 13 × 9 रख देते हैं तो 13 से 13 तो आउट हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा 9, 13 तो आउट हो जाएगा। यहाँ पे हो गया 13 चौक 52, यहाँ हो गया 39 दूना 78, और यहाँ हो गया 8 9 72। तो यहाँ 52 72 देखते हैं तो ये हो जाता है 20, दोनों का डिफरेंस, और 78 72 का डिफरेंस देखते हैं तो हो जाता है यहाँ पे 6। तो फाइनली ये हो जाएगा 3:10। तो सी इज द राइट आंसर। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि ये पेपर बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव नहीं था। अगर चीज़ें आपको सही से करनी आती है तो आप तेज़ी से कर सकते थे। हाँ, इसमें से 2 क्वेश्चन ऐसे जरूर थे जो कि थोड़ा कैलकुलेटिव हो सकता था, अगर आपने ऑप्शन पे और अप्रोक्सीमेशन और ऑप्शन पे अगर गौर नहीं किया होगा तो। हालांकि वैसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ तो नहीं था, क्योंकि इसके ऑप्शन बहुत ज़्यादा दूर थे, तो ये क्वेश्चन आसानी से किए जा सकते थे। और ऐसे ही हम लोग रैपिडली 20 जनवरी के सारे मैथ के क्वेश्चन को करेंगे। तो मिलते हैं हम लोग फिर नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।